यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की यहाँ पर बात की है नड्डा जी ने एक बार फिर से। जो कमेटी जो एक्सपर्ट्स की है वो बनाई जाएगी और तमाम सारी चीजें, क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है, उत्तराखंड में भी कमेटी बन गई और अन्य राज्यों में भी इसकी कमेटी बनाने की बात हमारी पार्टी ने कही है। ये बात सही है कि कुछ जो धार्मिक संगठन हैं और कुछ जो सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज हैं, उनको लगता है कि माइनॉरिटीज के लिए कोई काम मत करो, सिर्फ उनको कभी धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेकुलरिज्म, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिन पर उनको वो उलझाए रखते हैं और एक तरह से उनके मन में ये लॉलीपॉप डाले रखते हैं कि हम सरकार में हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। ये बात हमारे विपक्षी माइनॉरिटीज के बीच में जाकर कहते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग यूरोप जाते हैं या वो इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और अगर वहाँ शादी करते हैं तो वो वहीं जो रूल ऑफ लैंड है उसी के हिसाब से उनका मैरिज रजिस्टर्ड होता है, उसी तरह गोवा में होता है। आज भी जो भी शादियां होती हैं उसको लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोर्ट जाते हैं। इसमें अगर ये तो मैरिज रिफॉर्म ही है, ये मुस्लिम समाज के खिलाफ तो कहीं नहीं है, लेकिन जानबूझकर इस तरह की बात कही जाती है और इससे भ्रम पैदा किया जाता है। हम अगर ट्रिपल तलाक का जो कानून था वो हमने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया और कानून पार्लियामेंट ने बनाया, उस वक्त कितना बड़ा हंगामा बर्पा किया गया था। कहा गया था कि अगर ये मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ है उसमें दखल दिया जा रहा है। आज सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और जो मुस्लिम बहनें हैं उससे बहुत खुश हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक मैरिज रिफॉर्म है और अगर इसकी बात की जा रही है तो कोई हिंदू कोड बिल थोड़ी थोपा जा रहा है, यूनिफॉर्म किया जा रहा है, यानी वो एक अच्छी चीज की जा रही है। और इस पर इतना हमारे विपक्षियों को, खासकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस पर बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने कहा है, इसको ज़रूर करेंगे और समाज में भी इसको लेकर कोई असंतोष नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि एक बार 2024 में फिर से दोबारा बीजेपी पावर में आएगी। हालांकि कुछ एक राज्यों में, जैसे कि तेलंगाना की बात कर ले, मुदगोड़े में और बिहार में भी, गोपालगंज में जीत जरूर हुई है लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा। क्या कहेंगे इस? देखिए, तेलंगाना ने भी हमने एक मजबूत लड़ाई दी है। पूरी सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया है केसीआर ने वहां, और फिर भी पूरी सरकार एक तरफ, सारे मंत्री एक तरफ, टीआरएस के सारे विधायक एक तरफ और हमारी पार्टी एक तरफ, और मजबूती से लड़ाई लड़ी। और जिस तरह सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके वहां पर तेलंगाना में ये रिजल्ट गिनती में जरूर टीआरएस और जो बीआरएस है वो आगे निकल गई हो, लेकिन जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आ गई। जब भी चुनाव तेलंगाना में होगा आगे, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ तेलंगाना में सरकार बनाएगी। और जहां तक सवाल है बिहार का, तो बिहार के विषय पर एक बात साफ जाहिर हो जानी चाहिए कि हम तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जीते ही हैं और बिहार में भी जीते हैं। बिहार में वहां जितनी ये ताकतें महागठबंधन की थी वो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सके। और वहां पर हमने गोपालगंज में इस महागठबंधन बनने के बाद, जदयू और राजद के इकट्ठे होने के बाद कमल का फूल खिला दिया और बिहार से ये संदेश चला गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य की पार्टी है। लोकसभा के चुनाव में भी, 24 में भी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी वहां भारी बहुमत से जीतेगी। जहां तक मोकामा का सवाल है, मोकामा में अनंत सिंह जो छोटे सरकार कहलाते हैं, उन्हीं की वहां सरकार कहलाती। और वहां पर जो लड़ाई थी उसमें वो पिछली बार लालटेन से, राजद से लड़े थे, जदयू साथ नहीं था। इस बार तो जदयू भी उनके साथ था और कई पार्टियां साथ थी, फिर भी उसका मार्जिन पूरी तरह हम लोगों ने घटा दिया। कांटे का मुकाबला
लाकर खड़ा किया और इसी वजह से हम वहां जीते नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मोकामा में परफॉर्म किया है इसका भी संदेश बहुत बड़ा गया है और पूरे बिहार के बारे में एक राय बन गई है कि कोई कितना भी गठबंधन कर ले, सियासी पार्टियां इकट्ठा हो ले, कोई माई समीकरण को जोड़ने की बात करे तो वह कुछ होने वाला नहीं है। माई समीकरण पूरी तरह बिखर गया है। माई समीकरण का मतलब ये हो गया है कि सिर्फ एम से वोट लो, यानी मुसलमानों का वोट लो, उनके लिए लंबा लंबा भाषण करो और उनके लिए कोई काम न करो, यही माई समीकरण बन गया है बिहार के अंदर। इसलिए जो माइनॉरिटी के भी लोग हैं वो किसी की जागीर नहीं है, ये बिहार ने संदेश दे दिया है। लेकिन यहाँ पर अज़दुद्दीन ओवैसी, देखिए, जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसके नाम में इत्तेहाद है, लेकिन ये इत्तेहाद वाली पार्टी नहीं है। ये बीजेपी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नदी के दो पार्ट हैं। ये कभी हमारी बी टीम हो ही नहीं सकते। इनके विचार अलग हैं। ये रजाकारों का संगठन है। ये ऐसे लोग हैं जो मादरे वतन को, भारत माता को गाली देने वाले लोग हैं। ये समाज के अंदर बिखराव पैदा करने वाले लोग हैं। और हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस नारे को लेकर चलने वाले हैं। और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये इस पार्टी का नाम ही है कि मुसलमानों में इत्तेहाद करने वाली मजलिस। तो इसका सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में कोई यकीन नहीं है। ये हर वो बयान देते हैं, हर तरह की वो हरकत होती है जो कई बार देश के खिलाफ इनकी बयानबाजी चली जाती। और कौन नहीं जानता, ये 15 मिनट में सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, इस तरह के बयान देने वाले लोगों से हमारे नाम से जोड़ा भी जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो मानते हैं कि जो मजलिस की सोच है, जो MIM की सोच है, वही सोच महागठबंधन की है, वही सोच कांग्रेस की है। और इसलिए पूरे देश को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ताकतों से जो समाज में बंटवारा करे, उसको हम कभी कबूल नहीं कर सकते।